नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद बैठक में जमकर हंगामा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से योगेंद्र प्रशांत समेत 4 की छुट्टी। मेधा पाठ करने की छोड़ी पार्टी। श्रीहरिकोटा से नेविगेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। जीपीएस की तरह स्वदेशी प्रणाली बनाने में मिलेगी मदद। रायबरेली में सोनिया गांधी ने फसलों के नुकसान का लिया जायजा। पीड़ित किसानों को तुरंत मुआवजे की मांग। और मिजोरम के राज्यपाल पद से हटाए गए अजीज कुरैशी। राज्यपालों की बर्खास्तगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था मुकदमा। और बैडमिंटन रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंची साइना नेहवाल। कामयाबी हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। और देखते हैं हमारी पहली खबर। उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में आज इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1D का सफल प्रक्षेपण किया गया। PSLV C-27 की मदद से हुए इस प्रक्षेपण के बाद भारत के पास अब अमेरिका के GPS की तर्ज पर अपना नेविगेशन सिस्टम होगा। सैन्य उद्देश्यों के साथ इस दिशा सूचक प्रणाली से परिवहन, यातायात और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। Vehicle lifting off from the second launch pad. श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-27 की इस उड़ान के साथ भारत ने IRNSS श्रृंखला के चौथे नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर दिया। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS-1D से भारत ने उपग्रह आधारित GPS प्रणाली की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इसरो ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। Let me congratulate the entire ISRO team for the 28th successful consecutive PSLV mission, which has put the IRNSS-1D, the fourth of the navigation constellation satellite, into orbit successfully. 1425 किलो वजनी IRNSS-1D का नेविगेशन दायरा 1500 किलोमीटर होगा। IRNSS श्रृंखला के 3 उपग्रह पहले ही प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं को GPS की तर्ज पर दिशा और स्थान की सटीक जानकारी हासिल हो सकेगी। इसके अलावा यातायात, नौवहन, आपदा प्रबंधन के साथ सैन्य इस्तेमाल में भी इस प्रणाली का उपयोग होगा। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी GPS पर भी हमारी निर्भरता खत्म होगी। ये सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा अगले साल के अंत तक। तो जितने भी हमारे जीपीएस के हम जहां जहां यूज करते हैं उनको, या मिलिट्री पर्पस के लिए या सिविल पर्पस के लिए, तो उस पूरे के पूरा डेटा पे हमारा ही अधिकार होगा और हम लोग ही उसको पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। IRNSS-1D 10 साल तक काम करेगा और इसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो इससे पहले IRNSS श्रृंखला के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। IRNSS-1A का जुलाई 2013 में, 1B का अप्रैल 2014 में और अक्टूबर 2014 में IRNSS-1C को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। इन 4 के प्रक्षेपण के बाद इसी सीरीज के 3 और उपग्रहों के प्रक्षेपण का कार्यक्रम है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस उपलब्धि पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर पैट्रिक दासगुप्ता, जो कि फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर, स्वागत है आपका। और फोन लाइन पर मेरे साथ हैं विज्ञान पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस पूरे मसले पर बहुत ही गहराई से उनका विश्लेषण रहता है, पल्लव बागला साहब। पल्लव साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो आज परीक्षण किया गया है PSLV के जरिए IRNS-2 का, किस तरीके की उपलब्धि होगी और क्या एक बड़ा मील का पत्थर इसे कहा जाए? देखिए, आज हिंदुस्तान ने 2 बड़ी कामयाबी हासिल की। एक तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 29वीं लॉन्च थी। उसमें से अब तक 28 कंसेक्यूटिवली सक्सेसफुल लॉन्चेस हुए हैं। ये हमारा वर्कहॉर्स रॉकेट है और आज इसने अपना काम पूरी तरह से, अच्छी तरह से किया। इसने काम क्या किया? इसने एक हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ सैटेलाइट, जिसको कि नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं, उसको अपनी कक्षा में सही जगह पे पहुंचाया। ये नेविगेशन सैटेलाइट क्या बला होती है?
आजकल स्मार्टफोन पे हम और आप दोनों जीपीएस सिग्नल्स के जरिए अपनी लोकेशन और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप या उस तरह की चीजों को यूज करते हैं। वो जो सिग्नल है आजकल हमारे स्मार्टफोन पे वो अमेरिकन कंस्टलेशन से आता है, माने अमेरिकी सिग्नल है, वो हमारे अपने नहीं है। उसमें एक इनबिल्ट इनएक्यूरेसी होती है और खास बात यह है कि उस सिग्नल को हिंदुस्तान किसी भी वॉर टाइम की सिचुएशन में यूज नहीं कर सकता है। दूसरी बात, वो अमेरिका की कंट्रोल में है, वो जब चाहे तब इसको बंद कर सकता है जी। हिंदुस्तान को ऐसा एक सैटेलाइट बेस्ड सिग्नल सिस्टम चाहिए था जो हिंदुस्तान के अपने कंट्रोल में हो और उसको वॉर के टाइम पे, हॉस्टिलिटी के टाइम पे यूज कर सके और जिसकी एक्यूरेसी हिंदुस्तान की अपने लक्ष्यों पर तय हो। तो 20 मीटर से भी कम की इसकी एक्यूरेसी है और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं और खासकर जो हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं वो अपने एमिनेशन और मिसाइल्स को अपने सही लक्ष्य पे पहुंचाने में कामयाब होंगे क्योंकि हिंदुस्तान का अपना नेविगेशन सिस्टम एक कारगर रूप पे पहुंच रहा है। तो पल्लव साहब, क्या ये कहा जाए कि अब इसके बाद अमेरिकी जो जीपीएस और रूसी ग्लोनास है इन पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी भारत की धीरे धीरे? और अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं इस तरह पर कहूं तो चुनिंदा देशों की जो एक कतार है, चुनिंदा टॉप 3 की बात करूं, कहीं वहां पर खड़ा होता है भारत अब? बिल्कुल, अब चुनिंदा देशों के पास ये कैपेबिलिटी है। अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, यूरोप के पास है और जापान के पास है। अब हिंदुस्तान के पास भी ये कैपेबिलिटी हो गई। 7 सैटेलाइट का ये कॉन्स्टिलेशन है, उसमें से 4 जो हैं अपनी कक्षा में पहुंच गए हैं। आज का जो सैटेलाइट है IRNSS 1D वो कुछ हफ्ते में चालू किया जाएगा और उसके बाद इसके सिग्नल जो हैं वो उन हैंडसेट्स पे जिसमें की करेक्ट चिप होगी वहां पहुंच सकेंगे। खास बात यह है ये हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए बहुत एक पैनी डेप्थ देता है। इसको हिंदुस्तान जब जरूरत होगी तब इतने कारगर तरीके से यूज कर सकता है, मैं आपको क्या बताऊं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी एक मील का पत्थर है, एक बड़ी लीप है। और कल ही इसरो को गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया और उसके अगले दिन ही इसरो ने 24 घंटे के अंदर एक और ऐसा तोहफा दिया है हिंदुस्तान की जनता को और हिंदुस्तान को, जो आने वाले टाइम 10-12 साल में हिंदुस्तान को एकदम एक अव्वल दर्जे का नेशन बना के रख सकता है। जी पल्लव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। दर्शकों साहब, जिस तरीके से इसरो ने एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उसी कड़ी में ये आज का प्रक्षेपण है जो कि अपना एक नेविगेशन सिस्टम जो भारत की हासिल कर लेगा। लेकिन इसरो के अगर ओवरऑल पैटर्न को देखें, जिस तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है और जिस शालीनता और शांति के साथ बढ़ रहा है, उसके लिए उसको प्राइज भी मिला है, सबसे बड़ा है, किस तरीके से आप देखते हैं उसे? ये तो बहुत हमें गर्व होती है कि एक पब्लिक सेक्टर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन वो इतने एफिशिएंटली इतने सारे कामयाबी हासिल किया है। पहले तो हम देखेंगे कि 1960s 1970s से जब कि उनके पास आधार नहीं था, वो बुलक कार्ट के ऊपर अपना रॉकेटरी सामान लेके जाते थे। आज वही अपना देश और वही अपना इसरो, चंद्रयान अपना पहले ही चंद्र की जो वेंचर था उसमें पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाबी हासिल कर ली। फिर मंगलयान, विश्व में या ब्रह्मांड में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपना मेडन अटेम्प्ट में मंगल के चारों तरफ ऑर्बिट में अपना यान रख दिया है। और आज का कामयाबी तो है ही, जिससे ये हम तय करेंगे कि जीपीएस सिग्नल से छोटे छोटे लोकेशन को भी हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजिकल फीट है ही, लेकिन इसमें बहुत भौतिक विज्ञान के बहुत बेसिक चीज भी छुपा हुआ है। जैसे जीपीएस के सक्सेस के लिए एक्यूरेट टाइमिंग की बहुत आवश्यकता है। और जो आइंस्टाइन के थियोरी बोलते हैं कि टाइम जो है हमारे पृथ्वी के सतह के ऊपर जो घड़ी का टाइम का जो रफ्तार है वो एक सैटेलाइट का रफ्तार उसमें भिन्नता है, काफी डिफरेंस है। और सैटेलाइट घूम भी रहा है, उससे क्या होता है जो स्पेशल रिलेटिविस्टिक
टाइम डायलेशन होता है वो भी आता है। इसका मतलब जनरल रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन करेक्शन और स्पेशल रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन करेक्शन, जो आइंस्टाइन जैसे महा भौतिकी वैज्ञानिक ने कहा था, वो दोनों का जानकारी आवश्यक है ताकि जीपीएस टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो इसमें बहुत बेसिक भौतिक विज्ञान जुड़ जाती है। डॉक्टर साहब, इसरो ने जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स अब तक मैं कहूं कि सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, और मैं कहूं कि चंद अटेम्प्ट्स या शुरुआती पहले ही अटेम्प्ट्स में उन्होंने सफलता उनको हाथ लगती रही है। आगे का जो रोड मैप दिख रहा है, जिस तरीके का उनका अगले मैं 2 साल का देखता हूं उनका एजेंडा, किस तरीके से आप देख रहे हैं, और जो दुनिया में अब तक हम जो कंपेयर करते थे अलग अलग देशों के साथ, उसके लिहाज से इस वक्त इसरो पिछले 2 दशकों में कितना ऊपर खड़ा आप देखते हैं उसे? मैं तो समझूंगा कि इसरो इज द मोस्ट एफिशिएंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप ये सबको पता है कि मंगलयान भेजने का जो पूरा बजट था वो एक ग्रेविटी जैसे फिल्म का बजट से भी कम था। तो बाकी डेवलप्ड कंट्री वो तो चकित रह गए कि इतने कम बजट पे हम ब्रह्मांड के पहला देश कैसे बन गए, जो अपना फर्स्ट मेडन अटेम्प्ट में ही बिल्कुल हमें कामयाबी हासिल हो गई। तो ये तो एक है। और इसरो का जो नेक्स्ट साइंटिफिक मिशन है वो है एस्ट्रोसैट मिशन। उसमें पेलोड में एक एस्ट्रोसैट सैटेलाइट का प्रक्षेपण होगा, जो कि विभिन्न वेवलेंथ पे बहुत अजीबोगरीब एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज जो ब्रह्मांड में छाए हुए हैं उनका स्टडी करेंगे अलग अलग वेवलेंथ में। आप यूवी में कीजिए, एक्सरेज में कीजिए, या ऑप्टिकल में कीजिए, या इंफ्रारेड में कीजिए, ये मल्टी वेवलेंथ बैंड में विभिन्न एक्साइटिंग सोर्स, ब्लैक होल जैसे सोर्सेज, उनको देखने के लिए यह एस्ट्रोसैट प्रोजेक्ट का पूरा जो प्लान हुआ है। और ये शायद इसी साल एंड के ओर या अगले साल बिगिनिंग में ये प्रक्षेपित होगी। चलिए दोस्तों साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी में जारी है घमासान। कार्यकारिणी की बैठक में हुई जमकर तकरार। योगेंद्र प्रशांत कार्यकारिणी से निष्कासित। मेधा पाटकर ने भी दिया पार्टी से इस्तीफा। देखिए पहली खबर, आप में घमासान, आज रात 8 बजे। Hello and a very warm welcome to a brand new edition of World Panorama with me, Frank Pereira. Barack Obama has been elected on the basis that I will no longer take America into wars, and in fact quite the opposite, I will pull America out of wars. According to the Indian government, fishermen are not at fault. The US intervention in Iraq set the stage for exacerbation of these conflicts, and then the intervention in Syria. Watch World Panorama at these times on Rajya Sabha television. Assam has witnessed ethnic violence for decades. The state is home to the largest number of internally displaced people in the world. For kids like him, these relief camps have become permanent settlements as the inmates refuse to go back to their villages out of fear. Why have successive governments failed to tackle this vexed problem? When dealing with insurgency, the primary responsibility lies with the central government. Land becomes one of the important things for quarrel among the communities because the same land they want to occupy. Watch our special report, The Anatomy of Violence, only on Rajya Sabha television.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में एनडीए के भूमि बिल का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में फसलों के नुकसान का जायजा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीड़ित किसानों के लिए तुरंत मुआवजे की मांग की। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों का दर्द बांटने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। यहां उन्होंने पीड़ित किसानों की समस्याएं सुनी। यहाँ हमारे लोग यहाँ पूरी फसल बर्बाद हो गई है। सोनिया जी आई थी, उन्होंने बोला कि हम अभी ले जाएंगे कार्यकर्ताओं को, वो देख सरकार से राहत दिलाएंगे और यहाँ सरकार से बात करेंगे, हम फिर वापस भेजेंगे। परेशान है तो सर्वे जल्दी से जल्दी हो और फिर सही मुआवजा उन लोगों को मिले, हम बात करेंगे सरकार से। इसके अलावा सोनिया गांधी ने बछरावा में हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। मैं उन लोगों के वहाँ भी गई हूँ ना संवेदना प्रकट करने के लिए, शायद उन लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ मिला। आगे भी हम बात करेंगे मिनिस्टर साहब से। एक दिन के इस दौरे में कांग्रेस अध्यक्ष ने अमेठी में भी फसलों के नुकसान का जायजा लिया। पिछले हफ्ते उन्होंने लगातार 2 दिन दौरा करके राजस्थान और हरियाणा के किसानों से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी का झगड़ा आज खुलकर सड़कों पर आ गया। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भारी हंगामे के बाद आखिरकार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निकाले गए नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर अराजकता के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। उस बीच मेधा पाटकर ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पीएसी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को 21 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। दिल्ली के कापासेड़ा में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के इन दोनों संस्थापक सदस्यों के साथ अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार को भी कार्यकारिणी से निकालने का फैसला हो गया। निकाले गए नेताओं ने केजरीवाल समर्थकों पर मारपीट और बोगस वोटिंग करने का भी आरोप लगाया। मैं जानता हूं हमारी पार्टियों की मीटिंग हमेशा वॉलंटियर कंडक्ट करते हैं। आज हॉल में एक व्यक्ति नहीं था जिसको हम पहचानते थे। प्रोफेशनल बॉक्सेस लगाए गए थे हॉल के अंदर, और जैसे ही इन्होंने रमजान चौधरी ने कहा दोनों की बातें सुन लीजिए, इनको घसीटते हुए हॉल से बाहर लेके गए। कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। राष्ट्रीय परिषद में 247 सदस्यों ने चारों नेताओं को निकालने का समर्थन किया, जबकि विरोध में सिर्फ 8 वोट पड़े थे। केजरीवाल समर्थक गुट ने इन आरोपों से इनकार किया है। राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं। 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है। 8 लोगों ने, तो अगर वो 8 लोग हमारे किसी दबाव में होते और जैसा वो बता रहे बाउंसर और मारपीट हम कर रहे हैं, 8 लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक से ठीक पहले पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को भी हटा दिया गया था। इस बीच मेधा पाटकर ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का बचाव करते हुए पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और जिस प्रकार की एक निर्णय प्रक्रिया न्यूनतम रूप से किसी भी संगठन में होनी चाहिए और एक दूसरे के आरोप जाहिर रीति से गंदे कपड़े धोने जैसे सामने नहीं आने चाहिए, वो किसी से भी हासिल नहीं की गई। ये दुखद बात है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने पार्टी के भीतर खींचतान को जहां समझ से परे बताया है, तो वहीं विपक्षी दलों को केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हम क्यों जाना है। जो वायदे इन्होंने दिल्ली वालों से पार्टी बनाते समय और चुनाव लड़ते समय किए थे, वो सब झूठ साबित हुए। पार्टी में इन चारों लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये कोई नई घटना नहीं है, पहले से ही था कि जो भी पार्टी में सुप्रीमो के खिलाफ अपना मत रखेगा या मत भिन्नता रखेगा, तो निश्चित रूप से उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। केजरीवाल विरोधी खेमे के नेता शाम को प्रशांत भूषण के आवास पर जमा हुए, जहां वो आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या पार्टी टूटेगी या फिर नया दल बनेगा। हालांकि दिल्ली में बमुश्किल 1.5 महीने पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान तमाम स्टिंग ऑपरेशन से लेकर असंतोष और बयानबाजी पार्टी के भीतर देखने को मिली है। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी।
रुक करेंगे अनु दीवान का, जो नजर रखे हुए हैं इस तमाम घटनाक्रम पर। अनु, फिलहाल क्या खबरें मिल रही हैं? सब कुछ अब झगड़े के बाद शांत होता दिख रहा है या अभी भी रणनीति और आगे के कदमों का इंतजार और तैयारियां? बिल्कुल कविंदर, जिस तरह सुबह से यहाँ पे जो भी गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी पक्ष शांत नहीं रहेगा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की अब तक की जो रणनीति रही है, वो एक बैठक करेंगे जिसमें वो तय करेंगे कि आखिर अब उनका अगला कदम क्या होगा। जिस तरह से अभी तक जानकारी मिल रही है, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एफआईआर लॉन्च कराएंगे इस पूरे मामले के ऊपर, या तो फिर वो वीडियोग्राफी की मांग करेंगे कोर्ट में जाकर पीआईएल देकर। जिस तरह से और बाकी अगर हम केजरीवाल खेमे की बात करें तो केजरीवाल खेमे के पास भी दो ऑप्शन है। अगर तो इनको लगता है कि ये दोनों ही पक्ष, ये दोनों नेता ही पार्टी के अब छवि खराब नहीं करेंगे, तो एक आम वॉलंटियर या आम मेंबर की तरह रह सकते हैं जिसमें इनको कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। या दूसरा इनके पास रास्ता है कि अगर पार्टी को लगता है, अगर केजरीवाल पक्ष को लगता है कि ये पार्टी की छवि खराब कर सकते हैं, तो वो इनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी के थ्रू जा सकती है, जिसको हेड दिल्ली के ही राज्य स्तर के नेता आशुतोष और दिलीप पांडे मिलकर कर सकते हैं। तो पार्टी के पास अब ये रास्ता है, या तो इनको मेंबर बना दिया जाए सिंपल, कोई डिसीजन हाथ में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ना दी जाए, या फिर इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी में जाकर कोई एक्शन लिया जाए और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जी अनु, शुक्रिया आपका सब अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम के राज्यपाल अजीज कुरैशी को हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कुरैशी को मिजोरम के राज्यपाल का पद छोड़ने को कहा है। अजीज कुरैशी इससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल थे। उन्होंने केंद्र में नई सरकार बनने के बाद खुद पर पद छोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था और राज्यपालों को पद से हटाने की तमाम प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। उनका कार्यकाल मई 2017 तक था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार विपक्ष से खुली बातचीत को तैयार है। भूमि अधिग्रहण पर दोबारा अध्यादेश लाने की खबरों के बीच उन्होंने आज वाराणसी में कहा कि यह मुद्दा सरकार के लिए कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। राज्यसभा में तीखे विरोध का सामना कर रही सरकार ने रणनीति के तहत ही राज्यसभा के सत्रावसान का फैसला किया है ताकि दोबारा अध्यादेश लाया जा सके। मौजूदा अध्यादेश की मियाद 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की जिद बताते हुए 2013 के कानून में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की बात कही है। अध्यादेश का विरोध लगातार न सिर्फ राजनीतिक दलों की ओर से बल्कि कई किसान संगठनों की ओर से भी चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता दल परिवार का विलय जल्द ही होगा और इसके मद्देनजर जल्द ही एक बैठक होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 27 मार्च को जनता दल परिवार की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई थी जिसमें जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने शिरकत की थी। बैठक में भूमि बिल के विरोध में साझा रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई थी। तो ये बातचीत हुई, फिर उनको बात करनी है देवेगौड़ा जी से और चौटाला जी से, तो ये सब बात कर लेंगे वो और बहुत जल्द अगली बैठक की तारीख तय होने वाली है जिसमें सब कुछ अंतिम रूप में सामने आएगा। भारत की साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। साइना ने ये उपलब्धि हासिल की है और वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इंडिया ओपन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले साइना विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर थी। विश्व चैंपियन और दूसरी वरीयता वाली कैरोलिना मैरिन के सेमीफाइनल में थाईलैंड की इश्ताकनोक एंतानून के हाथों हार हुई है, जिससे वो पहले स्थान पर पहुंच गई। वहीं साइना ने सेमीफाइनल में जापान की यूई हाशिमोतो को 21-15, 21-11 से हरा दिया है। फाइनल में उनका मुकाबला एंतानून से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर साइना को बधाई दी। वर्ल्ड कप क्रिकेट में कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार खिताब जीतने के लिए न्यूजीलैंड के साथ भिड़ेगा और न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में है। सभी की निगाहें अहम मुकाबले पर हैं और इस बीच ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप क्रिकेट की खिताबी जंग, मेलबर्न में महामुकाबला।
ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से होगा सामना। सभी के जहन में एक ही सवाल, कौन होगा विश्व विजेता? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को 2015 के विश्व विजेता का फैसला होगा। इस विश्व कप में कंगारुओं और कीवीज के बीच दूसरी बार भिड़ंत होगी। लगातार 8 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड खिताबी जंग में पहुंचा है। इतना ही नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया को लीग मैच में शिकस्त दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल तक का सफर 6 मैच जीतकर पूरा किया है। विश्व कप के इतिहास पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच 9 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 6 मैच ऑस्ट्रेलिया ने तो 3 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं। वहीं कंगारुओं की सरजमी पर न्यूजीलैंड ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 में उसे जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। खिताबी भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने वनडे मैचों से संन्यास का ऐलान किया है। क्लार्क ने कहा कि ये मैच बेहद खास होगा। I don't think so. I think it's a special game. There's no doubt about it. But it needs to be about the team, and I want it to be about the team. I just said that to my teammates then. I don't want to. And I've said I've been the one to come out and say it's not emotion, it's skill that helps you win major games and major tournaments. And tomorrow will be no different. उधर कीवीज के हौसले भी खासे बुलंद हैं। Yeah, it's been a great ride so far, but this is, I guess, the ultimate game for us to be able to play, and everyone's very excited about it. I'm sure some guys will be nervous tomorrow morning, but I think there's a sense of excitement. कुल मिलाकर विश्व विजेता की खिताबी भिड़ंत में एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और रोमांच सब कुछ परवान पर होगा। जाहिर है क्रिकेट प्रेमी इस खास मौके को मिस नहीं करना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि रामनवमी का आज त्योहार है जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं श्री राम।